नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उधम सिंह नगर, जहां खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। कैंटीन के लिए बनबसा जाना पड़ता था या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था, बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और प्रातःकाल मुझे लगता है कि 3 बजे 4 बजे उठकर यहां से सामान लेने के लिए कैंटीन में लाइन में खड़े होते थे और बहुत परिश्रम उनको कैंटीन से सामान लेने में करना पड़ता था। इसलिए भाइयों बहनों, उस समय जरूर जब मैंने ये संकल्प लिया था कि खटीमा में ही सीएसडी कैंटीन खुलवाने के लिए मैं प्रयास करूंगा और मैं संकल्प लेता हूं कि खटीमा में सैनिक ये कैंटीन खुलेगी, सीएसडी कैंटीन। तो सच में उस समय ये काम सामान्य काम नहीं था और बहुत सारे लोग, जैसा राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं तो पक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, और हमारे प्रतिपक्ष के लोग तब कहते थे कि खटीमा में ये कैंटीन खुल ही नहीं सकती है, कोई मानक ही नहीं है भाइयों बहनों। और सच में ऐसा लगता था कि मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं बोला है कि जो आसमान से तारे तोड़ के लाने जैसा हो। और मैं भी संकल्प लेता हूं कि जब तक ये कैंटीन नहीं खुलेगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और आज सच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि एक जो सपना देखा था, जो संकल्प लिया था, आज वो दिन पूरा हुआ। आज वो संकल्प पूरा हो रहा है। आप सबके आशीर्वाद से आज खटीमा में ये कैंटीन खुल रही है और बहुत शानदार इसका यहाँ पर डिस्प्ले भी है। तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आने में मुझे कुछ विलंब भी हो गया, जैसे कल रात में ही ये बताया कि कल मुझे आना कल ही था, लेकिन कल मौसम खराब हो गया, इस कारण से कल मैं नहीं आ पाया। तो प्रातःकाल देहरादून से मैं चला हूं। यहाँ आते आते रास्ते भर में हमारे खटीमा क्षेत्र के सभी परिवारजनों ने, जगह जगह पर मेरी माताओं ने, बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान युवा साथियों ने, बच्चों ने जगह जगह पर मेरा स्वागत किया, बहुत अभिनंदन किया, फूल बरसाए, नारे लगाए, अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मेरे पूजनीय पिताजी की ये 6वीं पुण्यतिथि भी है और आप सभी के बीच में जब जब भी मैं आता हूं तो सच में मन बहुत भाव से भर जाता है। मैं अपने को भावुक होने से नहीं रोक पाता हूं जब मैं देखता हूं कि बचपन से जिनके साथ में रहा हूं वो सभी मुझे दिखाई देते हैं। और आज का दिन सच में मेरे लिए आप सबके बीच में, आप सब योद्धाओं के बीच में, हमारी वीर नारियों के बीच में, जिन्होंने जीवन के अनेक कष्टों का, चुनौतियों का सामना किया है, उनके बीच में आना सच में मेरे मन को भाव विभुल कर रहा है। क्योंकि जब भी मैं सैनिकों के बीच में होता हूं, सैनिकों के किसी कार्यक्रम में होता हूं, वीर नारियां, मेरी माँ, मेरी बहनें मेरे साथ होती हैं, तो ऐसा लगता है कि सच में मैं अपने परिवार के साथ हूं, अपने पूज्य पिताजी के साथ हूं और मेरा परिवार ही है जिनके बीच में हम आज समाज के लिए कुछ सेवा करने के लिए काम कर पा रहे हैं। और सच में मैं जब भी सैनिकों को देखता हूं, मैं बताऊं कि मैंने 15 महार रेजिमेंट के हमारे कुछ साथीगण, कुछ मेरे पिताजी के जिन्होंने साथ में काम किया, वो कैप्टन भानीचंद जी यहाँ पर होंगे, अभी खड़े हो गए। तो इन्होंने लंबे समय तक मेरे पूज्य पिताजी के साथ काम किया है और मुझे लगता है कि कितने साल किया होगा अंकल? कितने साल आपने काम किया पिताजी और आपने मेरे? 25 साल तक लगातार आपने और मेरे पूज्य पिताजी ने एक साथ एक पलटन में काम किया। और
इन्हीं के आग्रह पर इन्होंने मुझे कहा कि हमारा जो रेजिमेंट डे होता है, हमारा पलटन है रेजिंग डे, स्थापना दिवस, वो कार्यक्रम एक दिन हम मुख्यमंत्री आवास में करना चाहते हैं। तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती थी कि मेरे पूज्य पिताजी के साथ जिन्होंने काम किया है वो सब मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करिए, और 2 बार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। और मैं बताऊं कि जब मैं उनके बीच में था, उनकी बातें सुन रहा था, सच में मुझे भी इतना नहीं पता था कि मेरे पिताजी ने भी फौज में रहकर इतने सारे बहादुरी के काम किए हैं, इतनी वीरता के काम किए हैं। कभी उन्होंने इस तरह से अपने बारे में नहीं बताया। लेकिन जब मैं उनके बीच में गया, जब उनका खाना वो खा रहे थे, मैं भी बैठा था एक कोने में, तो जब मैंने देखा कि खाना खाते खाते वो लोग अपनी बातों में जब आगे बढ़ गए, तो सच में वो ऐसा लग रहा था मुझे कि ये मेरे पिताजी के साथ के सैनिक नहीं है, बल्कि इनके रूप में ही मेरे पिताजी यहां पर आकर खाना खा रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए मुझे देखकर वहां पर, जब मैं उनको देख रहा था कि हाथ से दाल भात और जो भी खाना बना था उसको इतने प्रेम से खा रहे थे। मुझे लग रहा है कि एक एक खाने का जैसे जैसे कौर उनके मुंह में जा रहा है, वैसे वैसे एक एक आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उनका। एक ऊपर से खुश हो रहे हैं कि नहीं बेटा तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करो। भाइयों बहनों, आज जब उनकी पुण्यतिथि में एक सैनिक समारोह के रूप में हम लोग मना रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको श्रद्धांजलि देने का इससे उत्तम माध्यम और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 22 अप्रैल को खोलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज। केदारनाथ हेली शटल सेवा पूरी तरह से हाईटेक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस ये सर्विस होगी और यूकाडा के सीईओ आशीष चौहान ने इसकी जानकारी दी है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए इस बार केदारनाथ हेली शटल सेवा पूरी तरह से हाईटेक बनाने जा रही है और इसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारियों में है। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। सीएम धामी के निर्देश पर हेली सेवाओं में आधुनिक तकनीकों का समावेश किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर, पारदर्शी और सुरक्षित यात्रा अनुभव मिल सके। वहीं 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही हेली शटल सेवाएं भी शुरू की जाएगी और इस साल हेली सेवाओं की निगरानी के लिए अत्याधुनिक सिस्टम तैयार किया गया है। यूकाडा के सीईओ ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान हेली सेवाओं की निगरानी अलर्ट मोड पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी हेलीपैड पर पीटीजेडी कैमरे और वीएचएफ सिस्टम और सेलोमीटर और साथ ही ऑटोमेटेड वेदर सिस्टम लगाने का कार्य भी तेजी से जारी है। तो आपको बता दें कि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई है। केदारनाथ हेली शटल को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां उत्तराखंड सरकार आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए इस बार केदारनाथ हेली शटल सेवा को पूरी तरह हाईटेक बनाने जा रही है। इस बार भी हम लोग जो सेकेंड फेज़ की तरह बहुत अलर्ट रहते हुए सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर करेंगे। इसमें डीजीसीए, आईएमडी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली इसको देखेंगे। एक कंबाइंड एफर्ट रहेगा। हमारे 2 कंट्रोल रूम जो कि सिरसी और सहस्त्रधारा में है वो ऑपरेशनल रहेंगे। कुछ और एटीसी बनाए जाने के लिए हमें डायरेक्शंस मिले हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा से पहले प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई गई है। कई अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रशासन ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है और इस दौरान तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, जहां जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत शहर में कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला है। कार्रवाई में 5 ठेलियां नष्ट कर 6 को जब्त किया गया है और साथ ही दुकानदारों को सख्त चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुरी में 20 से ज्यादा अवैध कब्जे हटाए गए हैं और नालियों के साथ ही सड़कों से अतिक्रमण साफ किया जाए।
और इसके साथ ही अभियान के दौरान नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का ये बुलडोजर चला है और लगातार अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में मुख्य सचिव की बैठक चारधाम यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्य सचिव का सभी विभागों को निर्देश ये दिए गए हैं। यात्रा से पहले ट्रैफिक और स्वास्थ्य पर खास फोकस रहेगा। बुजुर्ग श्रद्धालुओं का हेल्थ चेकअप जरूरी होगा। स्लाइडिंग जोन में मशीनें तैनात हो और इसके साथ ही SMS और WhatsApp पर भी अपडेट मिलेगा। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव की बैठक हुई है। बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिवंश हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हरिवंश का। हरिवंश, चारधाम यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा को अब कुछ ही समय बचा है और ऐसे में प्रशासनिक तैयारियां लगातार अपनी चरम पर हैं। मुख्य सचिव भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की लगातार मॉनिटरिंग में ये सब चीजें चल रही हैं। 50 वर्ष से जो ऊपर की है उनके लिए अब जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो लेना अनिवार्य हो गया है। वो अपना हेल्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं यात्रा से कुछ समय पहले। और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी जो है जो काउंटर्स हैं, टिकट काउंटर है, चाहे वो ऋषिकेश की बात कर ली जाए, देहरादून विकासनगर की बात कर ली जाए या हरिद्वार में ऋषिकुल ग्राउंड की बात कर ली जाए, ऑफलाइन की रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू होंगे। और तमाम, क्योंकि वहां पर बर्फबारी भी काफी देखने को मिल रही है, तो लगातार वहां पे PWD की भी टीम लगातार लगी हुई है, BRO की टीम वहां पर लगातार लगी हुई है और सुरक्षा कर्मी भी लगातार इस चीज पर फोकस बनाए रखे हुए हैं कि किसी भी तरीके की असुविधा देखने को ना मिले। क्योंकि चारधाम यात्रा में अन्य राज्यों से भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में सरकार का फोकस है कि ये चारधाम यात्रा जो है सुगम रूप से, सुचारू रूप से चल सके, ताकि किसी भी आने वाले श्रद्धालु को जो है किसी भी तरीके की समस्या देखने को ना मिले। हेली सेवाएं भी अपने चरम में और साफ तौर से साइबर पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव है कि किसी भी तरीके की कोई साइबर फ्रॉड देखने को न मिले। और इसी के साथ एक बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है सिलेंडर की कमियां। वहां पर जो व्यापारी हैं उन्होंने बैठक करी सभी लोगों ने और उनको साफ तौर से सरकार को चिताया भी है कि अगर हमारी जो ये मांग है, सिलेंडर की मांग है, दिन के 1200 सिलेंडर की मांग वहां पर की जा रही है और ऐसे में एक ही बड़ी मांग की जा रही है। लेकिन वही वन निगम का भी कहना है कि सिलेंडर की पूर्ति पूरी तरह से अगर पूरी नहीं हुई तो लगातार लकड़ियां भेजी जाएंगी ताकि किसी भी तरीके की समस्या देखने को ना मिले। जी देखिए हरिवंश, अगर चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और खासकर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और ये और व्यवस्थित बनाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? अजय बिल, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चारधाम यात्रा में जो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्योंकि काफी समय से ये कंफ्यूजन भी देखने को मिल रही है, इसको लेकर कोई अभी गाइडलाइन नहीं है कि आपको क्या दस्तावेज जरूरत होंगे। जो भारतीय श्रद्धालु हैं उनको सिर्फ अपना आधार कार्ड का जरूरत पड़ेगी और जो विदेशी है उनके जो है ईमेल आईडी उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, अपनी ईमेल आईडी से वो कर सकेंगे। और जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा, जो श्रद्धालु दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जिनका आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं होगा, तो वो ऑफलाइन जो काउंटर्स हैं वहां पर जाके अपनी बुकिंग कर सकते हैं। ऐसे में जो एडवाइजरी जारी हुई है, जिसको सांस लेने में समस्या है, जिसको कोई भी हेल्थ इश्यूज है, वो उसके चेकअप्स लगातार किए जाए। और स्वास्थ्य समीक्षा बैठक में भी साफ तौर से निर्देशित किया गया कि सभी तरीके की जो है डॉक्टर्स की टीम, चाहे बात कर लीजिए एम्बुलेंस वहां पर जगह जगह पर वहां पर रहने वाली है, अस्पतालों के जितने भी डॉक्टर्स हैं वहां पे सब लोग मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी तरीके की जो है दुर्घटना देखने को ना मिले, किसी भी तरीके को कोई स्वास्थ्य संबंधित जो समस्या वहां पे देखने को मिले। क्योंकि बुजुर्ग भी भारी तादाद में वहां पर आते हैं और ऐसे में मौसम वहां पर जो है लगातार करवट ले रहा है और भारी बर्फबारी वहां देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो इसी को लेकर जो है ECG भी कराया जाएगा। जो 50 वर्ष से ऊपर की जो वर्ग है, जो व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका ECG लगातार कराया जाएगा और हेल्थ सर्टिफिकेट लेना बहुत अनिवार्य है। तो ऐसे में लगातार चारधाम यात्रा पर अब लगातार अपडेट आ रही है और सरकार लगातार तैयारियों में जुटी है। लेकिन कहीं ना कहीं BKTC का भी ये कहना है कि जिस तरह से जो बर्फबारी वहां पर हो रही है, तो जो तैयारियां वहां पर चल रही हैं उसको थोड़ी समस्या देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन लगातार जो बर्फबारी वहां पर हो रही है उसको हटाने का भी काम किया जा रहा है, जो पैदल मार्ग है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि अन्य राज्यों से भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे, किस तरीके की जो है वहां पर व्यवस्था भी बनाई गई। ऐसे में BKTC के भी कई अहम फैसले आए कि कैमरा प्रबंधित होगा, वहां पर अंदर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं किए जाएंगे, जो आप जो गर्भगृह है वहां पर आप नहीं अंदर लेके जा पाएंगे कैमरे। ऐसे तमाम बड़े फैसले भी देखने को मिले। ठीक है हरिवंश, और यहाँ देखिए चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग नजर आ रही है और ऐसे में अगर हम वहां पर बात करें अतिक्रमण को लेकर भी, तो प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस यात्रा को लेकर वहां पर प्रशासनिक स्तर पर एक बार फिर से बुलडोजर की कार्यवाही भी देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर क्या जानकारी है, अतिक्रमण के खिलाफ सरकार कितनी सख्त नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही सरकार के द्वारा लगातार वहाँ जो जनता थी जो अवैध अतिक्रमण कर बैठी थी, अवैध अतिक्रमण में चाहे वो फूड स्टॉल्स की बात करी जाए या टेंट लगाकर जो लोगों ने रोड घेरने का काम किया था, क्योंकि एक बड़ा सैलाब, एक भारी तादाद में जब जनता वहां पर पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की समस्या वहां पर लोगों को देखने को ना मिले। तो पहले सरकार लगातार चेता रही थी कि आप अपना सामान खुद हटा दीजिए, नहीं तो सरकार के द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जब लोगों के द्वारा लापरवाही बरती गई तो सरकार एक्शन मोड पर आई, बुलडोजर चलाने का काम किया गया। वहां पर जितने भी जो अवैध अतिक्रमण था, चाहे स्टॉल्स की बात करी जाए, टेंट्स की बात करी जाए, जिसने जो है रोड घेरी हुई थी, क्योंकि पैदल मार्ग ऑलरेडी वहां पर इतनी बर्फबारी होकर जो टेंट मोड़ वहां पर बना हुआ है। तो साफ तौर से सरकार का कहना है कि किसी भी तरीके का अवैध अतिक्रमण करने से आप बचे, ताकि सरकार की कार्रवाई आप पर ना हो। जी देखिए, साफ तौर पर वहां पर देखने को मिल रहा है कि सरकार पूरी तरह से चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रही है और पूरी तैयारियां की जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और यात्रा सुगम हो, सुलभ, उसको लेकर भी सरकार पूरी तरह से कोशिश में जुटी हुई है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए हरिवंश, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुनस्यारी में मौसम का मिजाज बदला। बारिश और बर्फबारी से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। सैलानियों को सौगात मिली है, लेकिन आम नागरिकों के लिए ये परेशानी का सबब जरूर है। मुनस्यारी में पिछले एक हफ्ते से लगातार बर्फबारी हो रही है। बारिश और निचले इलाकों में ओलावृष्टि के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। साथ ही ठंड का प्रकोप भी अब बढ़ गया है, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब मौसम में सुधार होने के संकेत जरूर मिल रहे हैं, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। इस साल की सबसे ज्यादा बर्फबारी के चलते ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढककर बेहद आकर्षक नजर आ रही हैं। पर्यटक वहां पर अगर हम पर्यटकों की बात करें तो पर्यटन के लिहाज से भी यह बर्फबारी लाभदायक साबित हो रही है और अनुमान ये है कि अप्रैल के अंतिम हफ्ते तक खलिया टॉप में पर्यटकों को बर्फ देखने का मौका मिलता रहेगा, जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर मौसम के मार के बाद अब क्षेत्र में सामान्य स्थिति लौटने की उम्मीद है और पर्यटन और साथ ही स्थानीय कारोबार को भी इससे लाभ मिलने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर ये मुनस्यारी से, जहां सैलानियों को तो बर्फबारी से सौगात मिली है, लेकिन आम जनजीवन इससे जरूर प्रभावित हो रहा है। तो इस वर्ष जो अप्रैल में हिमपात हुआ, इससे हमारे मुनस्यारी और धारचूला क्षेत्र को पर्यटन की बढ़ावा मिलेगा और जो हमारे दुर्गम क्षेत्र के किसान हैं उनको आलू राजमा खेती के लिए भी भरपूर सहायता मिलेगा और जो हमारे हिमालय क्षेत्र में भाई लोग यारसा गुम्बू देखने जाते हो वो भी भारी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा और इस बार मौसम बड़ा साथ दे रहा है। इस खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चंपावत से है, जहां चंपावत में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। पेयजल समस्या से निजात मिलेगी, फसलों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चंपावत से बड़ी खबर, जहां बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें, लगातार झमाझम बारिश हो रही है और इसकी वजह से आम जनजीवन तो प्रभावित हो रहा है, साथ ही यहाँ पर फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। दरअसल उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सच साबित हुई है। चंपावत जिले में बारिश लगातार जारी है, तो वही जिले के चंपावत, लोहाघाट और बाराकोट के साथ ही तराई क्षेत्र में लगातार झमाझम मूसलाधार बारिश हो रही है और उसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। एक बार फिर अप्रैल में लोगों को जनवरी का एहसास बारिश की वजह से हो रहा है। वही बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। बारिश से वनाग्नि की घटनाओं में भी काफी रोक लगी है, जिससे वन महकमा राहत महसूस कर रहा है और ग्रामीण और किसानों का ये कहना है कि जब बारिश चाहिए थी तब तो बारिश नहीं हुई और अगर यही बारिश समय से होती तो किसानों के फसलों को काफी फायदा होता, ना कि नुकसान। मौसम विभाग ने अभी 12 अप्रैल तक बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे कि किसानों के गेहूं में अप्रत्याशित नुकसान होने की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में विधानसभा के सभागार कक्ष में पंचायती राज्य मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस अवसर पर मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रदेश में 7,817 ग्राम पंचायतें हैं और जिनमें से राज्य सरकार की ओर से कई प्रकार के विकासात्मक कार्य कराए जाते हैं। साथ ही ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है और इसलिए इसका विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाता है।
साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर ब्लॉक में लगभग 5 गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाए और इन्हीं के आधार पर अन्य ग्राम पंचायतों को विकसित किया जाए। इसके साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ ही कार्य करने के निर्देश दिए। जो पंचायत विभाग है, आज उसकी समीक्षा बैठक की है और मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चाहे वो राज्य योजना के अंतर्गत काम हो, चाहे राज्य सरकार के किसी विभाग के काम हो, चाहे वो सांसद के द्वारा योजनाओं के काम हो, चाहे विधायक के काम हो, चाहे वो जिला पंचायत के द्वारा काम हो, चाहे ब्लॉक के द्वारा हो, अल्टीमेटली सब कामों का जो एक इकाई है वो ग्राम है। देश भर में गैस की कीमतों को लेकर तरह तरह की तस्वीर सामने आ रही है और कुछ ऐसा ही हाल जनपद उधम सिंह नगर के जयपुर में है, जहां लगातार लोगों को गैस नहीं मिलने की शिकायतें मिल रही है। वहीं लोगों की शिकायतों के बाद जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान इंडियन गैस एजेंसी पहुंचे और ऑफिस के साथ गैस स्टॉक का भी उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे दुकानदार है, कोई हलवाई है और कोई चाय वाला है, उनको भी सिलेंडर उपलब्ध होना चाहिए। विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता की कोई फैक्ट्री है और उसके नाम पर 21 सिलेंडर भेज दिए। विधायक ने कहा कि जब वो एजेंसी पहुंचे तो सारा स्टाफ लंच के नाम पर गायब थे, जबकि लंच में घर जाने का अधिकार किसी भी कर्मचारी को नहीं है। और तभी मैनेजर ने कहा कि सभी कर्मचारी को घर नहीं भेजेंगे आप, और किसी को भी खाना खाना है तो यहीं खाए। देखिए, एक तो इस टाइम एजेंसी पे भीड़ है और जो कर्मचारी हैं वो लंच के नाम पे वहाँ से गायब थे। केवल एक मैनेजर बैठे थे, जो बाकी स्टाफ है वहाँ था ही नहीं। मैंने कहा भाई इस टाइम क्योंकि लोगों को संतुष्ट करने का टाइम है, उनको बताना है कि तुम्हें कब गैस मिलेगी, या जिनको नहीं मिलेगी उनको बताना कि इतने दिन में गैस चाहिए। एक हमारे स्कूल के टीचर थे, उनको गैस नहीं दे रहे थे। भाई एक बात बताओ, 100 बच्चे उनके स्कूल में हैं तो उनके खाने में सिलेंडर कितने दिन चलेगा? वो कह रहे हैं हम 1 महीने में देंगे। सिलेंडर मान लिया 20 दिन में ख़त्म हो गया तो स्कूलों बच्चों मिड डे मील कैसे मिलेगा? दूसरा, फिर मैंने कॉमर्शियल सिलेंडरों को कहा कि भाई जो हमारे यहाँ छोटे छोटे ये वेंडर हैं जो मिठाई की दुकान, चाय की दुकान खोलने में, इनको कॉमर्शियल सिलेंडर दिए जाए। वहीं उत्तराखंड की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को लेकर जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो अब सवाल यही उठ रहा है कि जो अरविंद पांडे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 5 बार विधानसभा पहुंचे, 2 बार भाजपुर और 3 बार गदरपुर से, उन्हें अचानक अपराधी और भूमाफिया के तौर पर पेश करना क्या किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है? अगर विधायक इतने ही गंभीर आरोपों से घिरे थे तो प्रदेश की सबसे अनुशासित पार्टी बीजेपी उन्हें बार बार टिकट देकर मैदान में क्यों उतारती रही? और सबसे बड़ा सवाल उन लोगों पर है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों की झड़ी लगाई है। हमारे यहाँ जो जिनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया, उनको 5 बार विधायक बनाया, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया अरविंद पांडे जो है, और वो क्या कर रहे हैं? रोज सरकार के खिलाफ, कभी कुछ, वो सारा आपको इन्होंने बताया। देखिए, जितना मैं उसे जानता हूँ अरविंद पांडे को, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। हमेशा लाशों की राजनीति, मरवाना, आपस में लड़वाना, घर घर में झगड़ा, घर फूट। अक्सर प्रयास किए जाते थे। जब यहाँ का तराई का 1990 में माहौल खराब था, भाजपुर में जब सीमाओं का प्रांतों का घटनाक्रम होता था, अक्सर ये कहा जाता था इन लोगों से कि भी इनके कंप्रोमाइज के लिए सब लोग पहल करें। आपसे मेरा पारिवारिक रिश्ता था तो काफी कोशिश होती थी, लेकिन इनका अक्सर ये कहना होता था भी किस बात का राजीनामा कराएंगे तो हमें कौन पूछेगा। वहीं विकासनगर में इन दिनों 535 करोड़ की लागत से सीवर और पेयजल लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन विकास के इस बड़े काम के बीच आम जनता को
भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बाजार और हाईवे पर चल रही खुदाई के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, जिससे रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। और इसी को लेकर स्थानीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कार्यदायी संस्था और हाईवे अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने काम की गुणवत्ता और प्रगति का भी जायजा लिया। विधायक का ये कहना है कि लोगों को जाम से राहत देने के लिए काम को 500 से 500 मीटर के छोटे हिस्सों में बांटकर किया जा रहा है, ताकि पूरी सड़क एक साथ बाधित न हो और यातायात सुचारू बना रहे। आगे यात्रा सीजन भी आना है, तो मेरी चिंता ये भी है कि बाजार का जो हमारा कोर बाजार क्षेत्र बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो फिर ये भी देखना है कि हम एक साथ ही ना सारा खोदा फिर छोटे छोटे टुकड़ों में करें और फिर उसको ठीक करते हुए चलेंगे। इसलिए मैं मोटे तौर पर इसको ये सजेस्ट किया है कि लगभग 500 मीटर के टुकड़ों में इसको करें। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।